चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपने प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपको स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया है कि इस चैनल पर हर रोज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की मान लो वीडियो मिलेंगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं उसके भी इसमें कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन भी इसमें करवाए जाएंगे। इसका कंटेंट उसके बराबर ही आपको क्या है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मान लो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि भाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, उसके साथ उसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालो सबसे पहले कि भाई लॉ ऑफ क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके अंदर मान लो 4-5 लॉ है जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। चलो लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट, फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन की करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ है जिसका मतलब आप स्टेटमेंट पढ़ो कि भाई क्या लिखा है। कहता इन एनी केमिकल फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्या मतलब सर इसका कि भाई जब भी कोई केमिकल जब फिजिकल चेंज होती है, सर वो क्या होता है फिजिकल चेंज का मतलब क्या कि जैसे मान लो आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हो या लिक्विड को वेपराइजेशन में चेंज कर रहे हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। या केमिकल चेंज का मतलब क्या, जब हम रिएक्ट करते हैं। जैसे मैंने मान लो कि भाई कॉपर सल्फेट में मान लो कुछ चीज ऐड करे और दोनों रिएक्ट करे और मान लो एक कंपाउंड बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो वो कहता है कि अगर कोई आप फिजिकल चेंज कर रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, केमिकल चेंज कर रहे हो, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो हमेशा मतलब सभी मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट का जो मास होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो इससे क्या समझ आता है कि भाई मास कभी भी चेंज नहीं करेगा, मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप फिजिकल मान लो कुछ प्रोसेस करो, चाहे आप कोई केमिकल प्रोसेस करो, उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है और मास कभी भी चेंज नहीं करता। तो फिर इनडायरेक्टली क्या हुआ कि भाई मास को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ये आपको क्या है इसकी स्टेटमेंट के बारे में मान लो डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये लिख लो जल्दी जल्दी, फिर इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहां से ये समझ आता है, ये भी साथ में लिख लेना कि टोटल मास ऑफ क्या होगा आपका रिएक्टेंट इज इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई सम ऑफ क्या होगा, मान लो मासेस ऑफ रिएक्टेंट, है ना, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ मासेस ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उतारो फिर इसके क्वेश्चन करते हैं।
चलो आपने उतार ही लिया होगा। अब इसका क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई क्या बोल रहा है, मतलब कैसे बोल रहा है ना। ठीक है, मान लो कि भाई इधर हेडिंग डाल लो न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन 1। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है कि भाई क्वेश्चन की। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसको, इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद क्या होगा 5.85 ग्राम ऑफ NaCl टू प्रोड्यूस। ये क्या प्रोड्यूस करना है, मान लो 14.35 ग्राम ऑफ क्या होगा AgCl एंड 8.5 ग्राम ऑफ क्या होगा NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इन द रिएक्शन दिस रिएक्शंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा एनर्जी होगा। कि भाई वो बोल रहा है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ऑफ मास को ये क्या है रिएक्शन क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये अगर रिएक्शन इसको फॉलो कर रही है तो इसमें पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि भाई क्या क्या है, तो रिएक्टेंट समझने पड़ेंगे कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट समझने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। तो सर हमें पता है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि भाई टोटल मास ऑफ क्या होगा रिएक्टेंट वो हमेशा किसके बराबर होता है, टोटल मास ऑफ क्या होगा प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, क्या कहा उसने AgNO3 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद NaCl। तो इसका मतलब रिएक्शन में क्या कह रहा है सर, AgNO3 और क्या मान लो NaCl आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस क्या इतना AgCl। तो इसका मतलब क्या बन रहा है सर, AgCl बन रहा है, एक सोडियम का बन रहा है नाइट्रेट बन रहा है। उसने कहा है कि भाई सर इसका कितना मास होगा, चलो हम लेट कर लेते हैं इसका मास कितना है, x इतना क्या होगा मास होगा। ठीक है, तो इसका मास कितना रिएक्शन में यूज हुआ 5.85 यूज हुआ। तो उसने कहा कि भाई कितना AgCl बना 14.35 ग्राम क्या बना मान लो AgCl बना, और साथ में 8.5 ग्राम जो है वो सोडियम नाइट्रेट क्या हुआ प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो 8.5 ग्राम आपका क्या हो गया सोडियम नाइट्रेट। सर मुझे पता है कि भाई ए इनको क्या कहते हैं रिएक्शन में रिएक्टेंट कहते हैं, है ना, इनको क्या कहते हैं रिएक्टेंट, और इन्हें क्या कहते हैं सर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन के एरो के इस साइड जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, इस साइड जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो सर मुझे पता है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ क्या होगा रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा टोटल मास ऑफ क्या होगा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको कि भाई कैसे, मान लो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या दिया है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब जितने भी रिएक्टेंट है उनके मास का सम। तो मुझे पता है सर इसका तो पता नहीं x मान लिया है, इसका मतलब कितना है 5.85 मान लो वैल्यू है, इक्वल टू क्या होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट में दिया है उनके मास के सम के बराबर होगा। ठीक है, 14 पॉइंट क्या हो गया 35, इसके बाद 8 पॉइंट क्या हो गया 5। तो मुझे पता है सर x की वैल्यू में यहां से तो क्या कर सकता हूं निकाल ही सकता हूं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 22 पॉइंट कितना आ गया 85 आ गया, है ना। तो इधर से मुझे पता है सर ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे को आंसर कितना बन रहा है लगभग 17 ग्राम, है ना। 17 ग्राम मेरे को क्या हो गया x की वैल्यू पता चल गई कि भाई x की वैल्यू क्या है 17 ग्राम क्या आ गई आपकी, या 17 ग्राम क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब इतने ग्राम ये इससे रिएक्ट करेगा तभी इतने ग्राम आपका ये बनेगा, और ये बनेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा मास होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल था, जल्दी जल्दी उतारो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगली स्टेटमेंट लिखते हैं कि भाई क्या है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये आपका अगली स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है सर, लिखते हैं जल्दी जल्दी, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, 6.3 ग्राम ऑफ ये लिया इज रिएक्टेड विद 15 ग्राम ऑफ ये लिया, है ना। ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, आपको पता ही होगा, ये एसिटिक एसिड होता है, टू प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब प्रोडक्ट में जो बने होंगे, ठीक है, उनको कुछ पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू। क्यों कुछ पार्ट को कहेंगे, क्योंकि उसके बाद उसने क्या बोला है, एंड हाउ मच अमाउंट of CO2 is produced in this reaction। इसका मतलब जो CO2 प्रोड्यूस हुई है उसको छोड़कर बाकी जो भी बचेगा उसे हम क्या कह देंगे, रेजिड्यू कह देंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि भाई प्रोडक्ट में मान लो जो बना है वो 18 ग्राम बना है, उसके साथ क्या निकल रही है, CO2 क्या है आपके निकल रही है। ठीक है, तो लिखते हैं रिएक्शन जल्दी जल्दी। क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, उसके बाद साथ में क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ये दोनों कहता है रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, तो सर मुझे पता है सर, मैंने रिएक्शन पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, इधर जाएगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या क्या कंपाउंड बन सकता है वो बना के देखते हैं। मान लो एक तो बनेगा सोडियम एसीटेट बनेगा ना, CH3COONA बनेगा। उसके बाद सर आपका क्या बनेगा, एक तो वाटर बनेगा, एक क्या बनेगा, CO2 प्रिपेयर होगी। ठीक है, तो मुझे पता है सर CO2 की वैल्यू पूछी है, तो बाकी जो प्रोडक्ट बचा उसे हम क्या कह देते हैं, रेजिड्यू, क्योंकि उसने इस सभी की वैल्यू दी है ना। सभी की वैल्यू कितनी दी है, 18 ग्राम दी है, तो रेजिड्यू की वैल्यू कितनी है, 18 ग्राम। इसकी वैल्यू सर क्वेश्चन में दी है हमें 15 ग्राम दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 6.3 ग्राम। उसके बाद सर पूछ रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी, उसे हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो मुझे पता है सर सम ऑफ, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मान लो रिएक्टेंट का सम, इसका लो 6.3 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 18 प्लस क्या हो गया, x हो गया। तो इन दोनों को प्लस करो, 21 पॉइंट कितना बन गया, 3 इज इक्वल टू 18 प्लस x हो गया, x इधर ही रहा, ये उधर जाके माइनस, तो कितना बचा सर 3.3 ग्राम, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3.3 ग्राम आ गई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा आपका मास होगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये मान लो उसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो आप वो सोचोगे सर इतने आसान पेपर आते हैं, मतलब जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मान लो जेईई या नीट के, उसमें क्या आते हैं, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। मेरा आंसर है कि भाई नहीं, बट आपको पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास समझ होना चाहिए कि भाई क्या होता है, उसमें आपको क्या करेगा, क्वेश्चन को मिक्स करेगा। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या दे दिया, सभी का मास दे दिया, मान लो इधर भी मास है, इधर भी मास है, इधर भी मास है। वो मान लो कि आपको मास नहीं देगा, वो आपको कुछ और दे देगा। ठीक है, जैसे वॉल्यूम दे देगा किसी, मान लो ये कंपाउंड का वॉल्यूम दे देगा, ये जहां ये कंपाउंड का क्या दे देगा, नंबर ऑफ मोल्स। उस नंबर ऑफ मोल से पहले हम क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, और मास निकालने के बाद फिर हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर क्या बोल रहे हो, मतलब ये जो सब है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाया नहीं है, इसीलिए जब मैं आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा वो क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को और मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को क्या कर सकता है, मिक्सअप कर सकता है। कैसे करेगा मैं बता रहा हूं कि भाई आपको मैंने तो सभी मास दे दी है, वो सीधा मास नहीं देगा, एक का मान लो 2 का मास दे देगा, इसका मास नहीं देगा, इसका वॉल्यूम दे देगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, और यहाँ इसके नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा, और आपको वहां से क्या करने की मतलब कहेगा, मास निकालने के लिए कहेगा। तो वहां से हम मास निकालेंगे मोल कॉन्सेप्ट से, उसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाएंगे, मास लगाएंगे, और उसके साथ क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मिक्सअप हो गए। अब जब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन क्या होंगे, मोल के साथ ये सभी क्वेश्चन क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है, जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, जेईई या नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, मान लो सिंपल क्वेश्चन आए ऐसा, ये तो बोर्ड लेवल का क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आसान है। चलो मान लो ये आएंगे,
फिर तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस करा दी और बता दिया कि भाई कैसे वो क्वेश्चन को क्या करता है, मिक्सअप करता है। वो जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको ऐसे क्वेश्चन मान लो मिक्सअप करके भी इसके क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो मान लो ये बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लो आपको क्वेश्चन में लिखा होता है, ठीक है, तो यहां तो मैंने लिखा नहीं, मान लो इसमें लिखा होगा कि इट फॉलोज क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, मास होगा। क्या मतलब सर, मान लो लिखना जरूरी है? हाँ जी, लिखना क्यों, मान लो लिखना क्या होता है, जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर एक रिएक्शन के लिए क्या हो, वैलिड हो। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मैं बोल रहा हूं कि भाई जो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा रहा हूं, एक्चुअल में ये 99% केसेस में वैलिड होता है। लोग मास हमेशा कंजर्व ही रहता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं या न्यूक्लियस में जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनमें मास कंजर्व नहीं रहता, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर लिखा हो यहां पर कि भाई इट फॉलोज क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास, तभी हम ये क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मुझे पता है सर न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उनमें क्या होता है, दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आइंस्टाइन मान लो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके बाद मान लो अगर मास कंजर्व ना हो तो फिर कौन कंजर्व होता है और कैसे कंजर्व होता है, फिर उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। चलो अगली स्टेटमेंट लिखो, अगला लॉ लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, ये अगली स्टेटमेंट है, लिख लो। ठीक है, ये आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लॉ ऑफ मास है वो 99% केसेस में वैलिड होता है, बट कुछ केसेस में वैलिड नहीं होता। फिर उसके लिए ये स्टेटमेंट पता होनी जरूरी है। क्या कहती है स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, बट द सम ऑफ मास, मतलब मास और एनर्जी का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब क्या कि अगर मास और एनर्जी, मान लो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ या एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई, जो रिएक्टेंट का मास और एनर्जी का सम होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, मतलब प्रोडक्ट के मास और एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब टोटल सम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं करता। किसका, मास और एनर्जी का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, तो कैसे पता चलता है सर, इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसे हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। मान लो आइंस्टीन सर ने दी थी ये इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन, तो ये मान लो उनकी क्या है, इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है, देखो मान लो मास की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी बन रही है, तो इसका मतलब मास जो होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब अगर मास को मैं इधर रखूं, सी स्क्वायर उधर लेके जाऊं, तो मुझे पता है सर जब मैं मास की मतलब एनर्जी की कुछ वैल्यू रखूंगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मास में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ये आइंस्टाइन इक्वेशन है जिन्होंने इसकी क्या की थी, बात की थी। ठीक है जी, उतार लो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, लॉ ऑफ क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और डेफिनेट क्या है, प्रोपोर्शन है। चलो ये आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद अगली स्टेटमेंट डालो, मतलब तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ मान लो कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं।
ठीक है, ये आपकी दूसरा लो है जिसे हम क्या कहते हैं, लो ऑफ कांस्टेंट, और मान लो डेफिनेट क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी जल्दी कि भाई क्या होता है। चलो पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर आप लिख लेना। क्या है इसकी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय क्या होगा, मास होगा। क्या मतलब सर, चलो एग्जांपल समझाता हूं फिर उससे आपको क्या आएगा, समझ आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ क्या कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा हूं। ठीक है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएंगे सर, कौन कौन से मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं, बहुत मेथड होते हैं। जैसे हम क्या करें, पहला मान लो बर्निंग ऑफ क्या करें, कोल, मान लो कोल को बर्न करें ना, कोले को क्या करें, बर्न करें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये आपने रिएक्शन पढ़ी होगी। उसके बाद रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में भी सर मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। उसके बाद सर आपका क्या हो गया, मान लो हीटिंग ऑफ क्या हो गया, लाइमस्टोन हो गया। हीटिंग ऑफ क्या हो गया, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को सर हीट करे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसमें भी सर कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना, इसमें भी सर कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, CO2 बनेगी, इसमें भी सर कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, मतलब CO2 क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। वो क्या कहता है कि भाई ये वाला मान लो क्या कहता है कि भाई चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आप मतलब जरूरी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी कंपाउंड, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, चाहे कोई भी कंपाउंड, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो कोल को बर्न करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस करो, चाहे वो किससे प्रोड्यूस करो, मान लो हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन से क्या करो, प्रोड्यूस करो, उसमें जो एलिमेंट है उनके मास का जो मान लो रेशो होगा या प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, क्या मतलब सर, मास का रेशो, चलो बना के देखते हैं। ठीक है, तो कार्बन का मास कितना हो सर, मुझे पता है 12 मान लो मास होता है। ठीक है, उसके बाद इसका कितना होता है सर, 16 एक का होता है, तो 2 का कितना हो गया सर, 32 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बनाए, यहाँ पे भी कार्बन का मास इतना ही होगा, ऑक्सीजन का मास इतना ही होगा, यहाँ पर भी कार्बन का मास इतना, ऑक्सीजन का मास क्या होगा, इतना होगा। सर काट लेते हैं, कटोते हैं, मतलब कटते भी तो हैं, 4 के टेबल में कटते हैं ना, तो इसका मतलब 3, यहाँ पे क्या आ गया 8, इसका भी कितना आ गया 3 8, इसका भी क्या आ गया 3 8। तो ये आपकी क्या है, लो ऑफ डेफिनेट क्या है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो क्या कहता है कि मान लो जो भी एक गिवन कंपाउंड है उसको किसी भी मेथड से आप क्या करो, प्रिपेयर करो, उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनका प्रोपोर्शन, मान लो उनकी रेशो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड इससे बनाया, इसमें भी 3:8 आया इनकी एलिमेंट की रेशो, इससे बनाया इसमें भी 3:8 ही आया, इससे बनाया इसमें भी एलिमेंट की रेशो क्या आई, 3:8 आई। ये आपकी क्या है, स्टेटमेंट। आप पढ़ के देखो आपको समझ आएगा। एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज, कंपाउंड कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलवेज कंटेन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब उनकी रेशो जो होगी वो फिक्स्ड होगी, ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, बाय मास, मतलब इनमें इनका जो मास की रेशो है वो क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी, एक गिवन क्या होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ क्या कहते हैं, डेफिनेट क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर उसके बाद इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया, जहां से मान लो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा सर वो कैसे आएगा, वो हम लिखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं ये मान लो प्रिंसिपल या लॉ को अप्लाई करके वो क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो कैसे लिखा आएगा या कैसे उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन की हेडिंग डालो, मान लो हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, लेड परऑक्साइड। मान लो क्वेश्चन है जिसमें मैं क्या प्रिपेयर करने लगा हूं, लेड परऑक्साइड प्रिपेयर करने लगा हूं। सर वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है PbO2 क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको डाटा दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड होता है या नहीं होता। ठीक है, तो लेड परऑक्साइड कैसे बनाया, मान लो सबसे पहले उसने क्या लिया, मान लो 6.488 ग्राम ऑफ, उसने क्या लिया 4.88 ग्राम ऑफ लेड इज मिक्स्ड विथ 1.002 ग्राम ऑफ क्या हो गया आपका ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस क्या हो गया, टू प्रोड्यूस लेड परऑक्साइड।
ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, ऐसे ऐसे लिख लो, एक्सपेरिमेंट क्या हो गया आपका 1 हो गया। एक्सपेरिमेंट 1 में हमने क्या किया, इतना हमने लेड लिया, उसमें क्या किया, मान लो इतनी ऑक्सीजन क्या की, मिक्स की, और कितनी लेड पेरोक्साइड क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट 2, मान लो एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हुआ, ठीक है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, यहां पे लिख लो, लेड नाइट्रेट इज heated and produces मान लो कितना 13.88% ऑफ क्या हो गया, 13.88% ऑफ ऑक्सीजन इन क्या हो गया, लेड पेरोक्साइड हो गया, है ना। लेड पेरोक्साइड में इतनी ऑक्सीजन मान लो 13.38% कर लो, मान लो लेड नाइट्रेट इज हीटेड एंड प्रोड्यूस 13.38% ऑफ ऑक्सीजन इन लेड क्या हो गया, पेरोक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने देखना है कि भाई लेड जो मान लो आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड होता है या नहीं होता। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने क्या कहा कि भाई हमने लेड लिया और इतना ग्राम क्या लिया, ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, लेड पेरोक्साइड। उसने कहा कि भाई दूसरे एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट दूसरा क्या कहता है, लेड नाइट्रेट को हीट किया तो कितने परसेंट, परसेंट मतलब इतने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें, लेड पेरोक्साइड में। जब इसे हीट किया तो लेड पेरोक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो लेड पेरोक्साइड में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, वो बोल रहा है मान लो 13.38% क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वो कहेगा लास्ट में लिखेगा कि भाई शो दैट दिस डाटा, है ना, दिस डाटा इज अकॉर्डेंस विद क्या होगा, अकॉर्डिंग विद क्या होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो मान लो डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये डाटा आपको गिवन है। चलो लगाते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन समझनी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक परसेंटेज वर्ड आ गया। ठीक है, तो परसेंटेज शायद आपको पता हो कि क्या मतलब होता है। मैं यहाँ पे मास परसेंटेज की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। मान लो मास परसेंटेज, ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई कार्बन डाइऑक्साइड दी है, चलो पहले लिख लेते हैं। मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है, मास ऑफ सब्सटेंस। ये डेफिनेशन याद रखना क्योंकि ये डेफिनेशन भी बहुत जगह पर क्या होगी, यूज होगी। मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या होता है, टोटल मास इनटू क्या होता है आपका 100। इसे हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या, कहां पर हम इसे यूज करेंगे, चलो आप समझते हैं कि क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहा जाए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में मान लो 20% जो है वो आपका कितना कौन प्रेजेंट है, कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। ध्यान से देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में सर एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो मैंने कहा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में 20% क्या है, कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो सर मुझे पता है कि भाई 20% का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 20% का मतलब होता है 20 बाय क्या होगा, 100 होगा। तो मुझे पता है सर 20 बाय 100। मान लो इसको अगर मैं, मान लो इस डाटा को मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ध्यान से देखो कि भाई आपको मान लो ये एक फॉर्मूला बनाना, मैंने क्या लिखा, 20% या 20% आपके पास कार्बन है, 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 बाय 100। मान लो इस 20 बाय 100 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सर हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले को क्या करो, कंपेयर करो। यहाँ पे ग्राम में लिख लो ना, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, टोटल मास ऑफ, मान लो मास इन ग्राम हो गया, इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। सर ग्राम ही क्यों लिखते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि भाई मान लो केमिस्ट्री में मास हम थोड़ा यूज करते हैं, इसीलिए उसको हम क्या लेते हैं, सीजीएस यूनिट से। मान लो ग्राम्स में क्या लिखते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज कितनी दी है, देखो ध्यान से कंपेयर करेंगे। देखो ये 100 से ये 100 हो गया, इसका मतलब टोटल मास कितना है कंपाउंड का, कौन सा कंपाउंड, कंपाउंड कौन है सर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक कंपाउंड है। कंपाउंड का मास कितना है सर, 100 ग्राम, है ना। तो इसके साथ कंपेयर करें, 100 के साथ 100 कंपेयर हो गया, टोटल मास कितना बना, 100 ग्राम बना। उसमें मास ऑफ सब्सटेंस, तो किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं सर हम, कार्बन की, है ना। ये हमें पता है कि किसकी परसेंटेज गिवन है, कार्बन की परसेंटेज गिवन है। तो इसका मतलब ऊपर क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो कार्बन की निकाली तो कार्बन का मास ऊपर, नीचे टोटल मास होगा, इंटू क्या होगा, 100 होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 20 ग्राम वो हो गया, 100 ग्राम क्या हो गया आपका टोटल मास। इस डाटा से मुझे क्या समझ आया, अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन हो 20% कार्बन, इसका मतलब जो 20 है वो हमेशा क्या होगा, उस एलिमेंट का मास होगा। परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 किसका मास होगा, टोटल मास ऑफ क्या होगा, मॉलिक्यूल
कंपाउंड, या जो भी आपको गिवन है कंपाउंड, जैसे यहाँ पे CO2 गिवन है, ये किसका मास होगा, CO2 का क्या होगा, मास होगा। तो मुझे पता लग गया सर यहाँ पे टोटल मास मतलब किसका, CO2 का कितना है, 100 ग्राम है। जब भी मुझे कभी ऐसा डाटा दिया होगा तो मुझे पता है टोटल मास हमेशा परसेंटेज वाला होगा, और जो आगे लिखा है वो मास ऑफ एलिमेंट होगा, जिसकी हमें क्या दी होगी, परसेंटेज दी होगी। ठीक है, तो टोटल मास CO2 का 100 ग्राम हो गया। और आपको पूछते कि भाई मास ऑफ कार्बन कितना है इसमें मास ऑफ कार्बन कितना है सर, मान लो 20 ग्राम क्या है, कार्बन है। तो ये मुझे पता है सर, मुझे पता है CO2 दो चीजों से बना है, इस CO2 का मास कितना है, 100 ग्राम, मास ऑफ कार्बन कितना है, 20 ग्राम। तो मुझे पता है सर CO2 में और कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो फिर मास ऑफ ऑक्सीजन भी तो लिख सकते हैं। अगर मान लो आपके पास 100 रुपए है तो आपने 50 रुपए खर्च दिए तो कितने बचे, चलो 60 रुपए खर्च दिए, मान लो 100 रुपए आपने 60 रुपए खर्च दिए तो कितने रुपए बचे सर, मुझे पता है कि भाई मेरे पास 40 रुपए बचे। कैसे पता चला कि टोटल में से जो खर्चे उनको माइनस किया तो हमारे पास निकल गया कि भाई क्या बचा। ठीक है, तो यहाँ पर सर टोटल मास कितना है, 100 ग्राम है, उसमें से मान लो कार्बन का मास तो हमने खर्च कर दिया, मान लो कार्बन का मास कितना है, 20 ग्राम, तो रह कितना गया, टोटल में से उसका मास माइनस कर देंगे, वो रह गया। तो इसका मतलब क्या, 100 में से क्या करेंगे 20 माइनस, इसका मतलब कितना रह गया, 80 क्या है, मास ऑफ क्या होगा सर, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है, आगे सभी क्वेश्चन में ये बात मैं क्या है कि भाई डायरेक्टली इसे क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो लिख लो जल्दी जल्दी इसको, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर अगला मतलब टॉपिक पढ़ें। चलो आपने लिख ही लिया होगा, यहां से मुझे समझ आ गया कि सर परसेंटेज का मतलब हो गया होता है, जब भी कभी परसेंटेज गिवन होगी इसका मतलब ये एलिमेंट का मास है, 100 ग्राम टोटल क्या है, उस एलिमेंट क्या गया है, मास है। ठीक है, तो बाकी का मैं निकाल ही सकता हूं उसमें कौन कौन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ध्यान से देखो इसमें, इस क्वेश्चन में देखो कि भाई क्या गिवन है, मान लो इतने ग्राम लेड गिवन है, तो इतना आपको क्या दिया है, ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड। मुझे पता है सर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मान लो अप्लाई करें ना, अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, लॉ ऑफ डेफिनेट क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मुझे पता है सर जो एलिमेंट की रेशियो होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, चाहे उसे किसी मेथड से बनाओ चाहे किसी और मेथड से उसे क्या करो, प्रिपेयर करो। तो देखो ध्यान से, दोनों मेथड में क्या बना रहे हैं, लेड पेरोक्साइड बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट की रेशियो होगी वो फिक्स होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मान लो डेफिनेट क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 में मान लो रेशियोज ऑफ एलिमेंट लिखे, रेशियोज ऑफ क्या हो गया आपका, एलिमेंट। तो रेशियो ऑफ एलिमेंट कौन कौन से है सर, लेड पेरोक्साइड बनाने के लिए हमें क्या यूज किया, लेड यूज किया और ऑक्सीजन यूज किया, इन दोनों की रेशियो क्या होनी चाहिए सर, फिक्स होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कितनी होगी, 6 मान लो 6.488 अपॉन 1 पॉइंट कितना हो गया, 00 क्या हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, तो सर मुझे पता है लगभग ये आंसर कितना आएगा, मान लो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए मुझे पता है सर मैं पॉइंट हटा सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मान लो इतना लिख सकता हूं, है ना, डेसिमल, जब डेसिमल बराबर ऊपर नीचे छोड़ सकते हैं तो इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। तो मुझे पता है सर मैं सिग्निफिकेंट फिगर लगाऊंगा थोड़ा इसको आसान करने के लिए, मान लो मैं यहां तक जाता हूं तो मुझे पता है अगले वाला नंबर अगर मान लो 5 से बड़ा हो तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 49 लिख सकता हूं। तो ये मान लो यहां तक है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लिख रहे हैं, इसको हम 100 लिख देते हैं, इसे छोड़ दें मान लो 5 से छोटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो सर मुझे पता चल गया इसका आंसर लगभग कितना आ रहा है, 6.49 लगभग इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मुझे समझ आ गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, तो मुझे क्या गया, ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखते हैं, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में बात करते हैं। तो मुझे पता सर उसमें भी जो एलिमेंट की रेशियो होगी वो लगभग इतनी आनी चाहिए, तो इसका मतलब फिर वो क्या करेगा, इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो लिख के देखते हैं। मुझे पता सर दूसरा क्वेश्चन करें तो दूसरे क्वेश्चन में भी रेशियो ऑफ क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। तो रेशियो ऑफ एलिमेंट किस में दी है, यहाँ तो ग्राम में दी थी, तो यहाँ पे मुझे सर किस में दी है, परसेंटेज में दी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कभी परसेंटेज में दी हो तो मान लो क्या कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन इन लेड पेरोक्साइड कितने परसेंट है, इतने परसेंट है। तो सर अभी आपने समझाया कि भाई इसमें ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 13.38 ग्राम होगा। तो टोटल मास कितना होगा, टोटल मास सर किसका, कंपाउंड का, लेड पेरोक्साइड का। तो लेड पेरोक्साइड का मास कितना होगा सर, 100 ग्राम होगा। परसेंटेज का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन इतना है, टोटल मास इतना है, तो फिर लेड का मास कितना होगा सर, मुझे पता है कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा सर,
मान लो कितना आ गया, मान लो 87 आ गया। जब इनको माइनस करेंगे 87 में 38 और घटाने हैं तो इसका मतलब 86 पॉइंट कितना हो गया 62, हाँ 62 सर इतना क्या हो गया मास हो गया। तो मुझे पता चल गया सर लेड का मास जो होगा वो इतना होगा, मान लो ऑक्सीजन का मास क्या होगा इतना होगा। तो कर लेते हैं रेशियो ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, लेड लिखा था ना, ये भी ध्यान रखना है, ऊपर जो एलिमेंट लिखा है नीचे जो एलिमेंट लिखा है दूसरे में भी वैसे ही लिखना है, उल्टा लिख दोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा रेशियो सेम नहीं आएगी। तो ऊपर क्या लिखेंगे लेड, तो लेड का मास कितना है सर 86 पॉइंट मान लो 62 हो गया, दूसरे का मास कितना है सर 13 पॉइंट कितना हो गया 38। सर मुझे पता है डेसिमल बराबर है, इसे मैं छोड़ सकता हूं तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 86 मान लो इतना हो गया, 13 पॉइंट क्या हो गया 38 हो गया। ठीक है, तो सर इसको अब अप्रोक्सीमेट करना है, अप्रोक्सीमेट तो हम कर ही सकते हैं। चलो मैं इधर करके बता देता ना, इसको इधर लिख के बता देता हूँ कि भाई क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अगर इधर, तो मुझे पता है सर अप्रोक्सीमेशन, मान लो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मान लो इसको कितने डिजिट तक रखना है सर, मान लो 3 डिजिट तक या 2 डिजिट तक भी रख सकते हो अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। चलो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूं, यहां पर करूं, मान लो यहां पर करूं, पहले तो यहां पर करूं तो क्या होगा सर, ऊपर आएगा सर 86, मान लो कितना आएगा 6 ही आएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर कितना आ जाएगा 130 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर इसे छोटा कर लिया। अब ये कट भी सकता है, देखो ये किस पर जा रहा है 67, ये किस पर जा रहा है आपका सर, मान लो 2 3 और 3 सर इस पे जा रहा है, किस पे काटा है, नहीं सर 4 4 3 3 है ना, 2 से हमने क्या किया है काटा है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, है ना। तो इसका मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको लगभग क्या करना है, इससे काटना है। ठीक है, तो इसमें भी अप्रोक्सीमेशन की जा सकती है कि भाई थोड़ा और आंसर लगभग बराबर लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, वैसे यहां से आप सीधा कर दो फिर आपको ज्यादा आंसर क्या है क्लियर होगा। तो इसको हम 70 मान सकते हैं, तो 70, तो 17 का टेबल कहां तक पढ़ना है, मान लो 433 तक, तो मुझे पता है सर 7 6 जाके कितना होता है, मान लो 42 होता है। तो इसको मान लो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, लगभग किसके साथ किया था 7 6 जा, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42, मतलब 4 हो गया 36 और 4 कितना हो गया आपका 40 हो गया, 400 कितना आया सर 2 आया। तो चलो लगभग कितना आ गया 6 आ गया ना, पहला डिजिट कितना आ गया 6 पॉइंट। उसके बाद मुझे पता है सर इन दोनों में कितना डिफरेंस 31 का, तो 31 310 हो गया। इसका टेबल लगभग कहां पर तक पढ़ना है सर, यहां तक पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए इसका टेबल लगभग 70 का टेबल यहां तक पढ़ेंगे तो 70 चौका कितना होता है 280 होता है, तो इसका मतलब 4 पर लगभग इसका टेबल आएगा। तो मुझे पता है सर यहाँ पर है ना 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि भाई 64 4 जा कितना होगा 8 हो गया, तो 24 और 26 हो गया, तो इसका मतलब ये इससे छोटा है। मान लो 60 और ऐड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आ रहा है सर 6 पॉइंट कितना आ रहा है 4, 6 पॉइंट कितना आ रहा है 4। देखो दोनों आंसर क्या कर गए मैच कर गए, है ना। ये पहले एक्सपेरिमेंट का डाटा था, ये दूसरे एक्सपेरिमेंट का डाटा था, तो सर डेफिनेट लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या हो गया वैलिड, क्योंकि लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भाई हम चाहे मान लो लेड या इस एक्सपेरिमेंट में बात करें तो लेड पेरोक्साइड चाहे आप किसमें बनाओ, मान लो एक मेथड से बनाओ चाहे आप दूसरे मेथड से बनाओ, उसमें जो एलिमेंट की रेशियो होगी वो हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो देखो सर पहले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये, दूसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये, अप्रोक्सीमेटली ये बराबर है, तो बराबर का मतलब लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहाँ पर क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उतारो पॉज करके, फिर अगला लो करें जिसे लो ऑफ क्या कहते हैं मल्टीपल क्या कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सर मान लो इसकी लिमिटेशन भी होती है, वो मैं आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करते हैं। आगे हेडिंग डालो लो, मान लो क्या होगा लिमिटेशन ऑफ क्या होगा, लो ऑफ क्या होगा डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी लिमिटेशन। सबसे पहले दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप के लिए ये लॉ वैलिड नहीं होता। सर आइसोटोप क्या होते हैं, ठीक है, मान लो दोज एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर,
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। ये वाला जो लो है, लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये आइसोटोप के लिए वैलिड नहीं होता। सर आइसोटोप क्या है, दोज एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सर मतलब हमें समझाओ कि कैसे ये उसके लिए वैलिड नहीं है। मान लो मैं कार्बन के दो आइसोटोप, कार्बन मान लो आइसोटोप, कार्बन जो होता है, आइसोटोप जो होता है उसका मतलब क्या, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, तो कार्बन और कार्बन लिख लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सर 6 होता है, मान लो दोनों का 6 ही होगा, बट मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहले मान लो कि भाई एक 12 कार्बन का आइसोटोप मान लेते हैं, एक क्या होता है 14 भी कार्बन का आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। मतलब कार्बन सर दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जब हम मान लो नेचुरली उसको मान लो एक्सट्रैक्ट करते हैं कहीं से, तो कार्बन इसमें भी पाया जाता है, कार्बन एक्चुअल में इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो सर हम तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये ज्यादा पाया जाता है, इसके लिए मतलब लगभग हम इसकी ही वैल्यू क्या करते हैं, वैसे एक्चुअल में इसका एवरेज होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे होता है। आप ये समझो कि सर दो मान लो स्टेट में कार्बन एग्जिस्ट करता है, इसमें भी एग्जिस्ट करता है, इसमें भी एग्जिस्ट करता है। अगर दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट, तो इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। तो अब मान लो मैं कार्बन डाइऑक्साइड इससे बनाता हूं ना, पहली कार्बन डाइऑक्साइड इससे बनाता हूं, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड इससे बनाता हूं। अगर इससे बनाऊंगा तो कार्बन का मास कितना सर 12, और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 32 हो गया ना, 16 दूना 32। यहाँ पर कार्बन का मास कितना सर, मास तो ऊपर वाला है, इसका मतलब 14 हो गया है ना, इसका 12 और इसका कितना हो गया 14, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 32। देखो दोनों का मान लो रेशो सेम हुआ, नहीं हुआ सर। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है कि जब कभी आइसोटोप में हम किसी चीज को लेते हैं तो ये लो क्या है, वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो ये पहली उसकी क्या लिमिटेशन हो गई, इसको लिखो जल्दी जल्दी, फिर दूसरी की बात करते हैं। चलो आपने लिख लिया होगा, अगर दूसरे की बात करते हैं, चलो दूसरी लिमिटेशन की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरी लिमिटेशन क्या है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एलिमेंट में बी सेम, मतलब जिसमें किसी मान लो कंपाउंड बन रहा है उसमें रेशियो ऑफ एलिमेंट कहता है चाहे सेम हो बट दे फॉर्म क्या होगा, डिफरेंट कंपाउंड। उसने क्या कहा, मान लो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब हम मान लो एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, मान लो एलिमेंट जो मान लो मॉलिक्यूल बना उसमें जो एलिमेंट की रेशियो है वो फिक्स होगी। ठीक है, तो उसका रेशियो फिक्स होने का मतलब वो कंपाउंड एक कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट की रेशियो क्या है, फिक्स है। वो मतलब लिमिटेशन क्या है कि भाई एलिमेंट की रेशियो चाहे सेम हो बट वो क्या कर सकता है, जरूरी नहीं एक ही कंपाउंड बनाएगा, वो एक से ज्यादा कंपाउंड भी बना सकता है। ठीक है, तो किसका मतलब क्या सर, मान लो एग्जांपल, मान लो आपको पूछा जाए कि भाई एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लो आपको आ जाए, क्या आ जाए, मान लो आपको CH3OCH3 आ जाए, मान लो ये आपका क्या आ गया, मिथोक्सी मीथेन होता है, एक ये आ गया, एक आपका आ गया C2H5O क्या आ गया, H आ गया। सही है, हाँ सही है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मान लो आपको कार्बन पूछा जाए कि भाई कार्बन, मान लो रेशियो पूछी जाए कार्बन ऑक्सीजन, तो वो तीसरा क्या है हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो पूछी जाए तो ध्यान से देखो कि भाई कार्बन का मास कितना है, कितने दो कार्बन है तो दो का मास कितना होगा 24 होगा। मान लो हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 6 में कितना मास होगा 6 होगा। ऑक्सीजन का मास कितना है सर, मान लो 16 क्या आ गया ऑक्सीजन का मास। इधर भी कितने हैं, दो कार्बन है, इसका मतलब 24 हो गया, एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब 16 हो गया, 6 क्या है आपके हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सीधा लिखो, इधर भी ऑक्सीजन आपने उल्टा लिख दिया हमने, है ना। मान लो इधर ऐसे लिख लो H, फिर उसके बाद क्या है O है, इधर भी पहले H लिखो फिर O लिखो, तो इसका मतलब H कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितना है 16 है। तो देखो ध्यान से दोनों की रेशियो सेम है, तो इसका मतलब एलिमेंट की रेशियो तो सेम है, तो वहां पे तो कंपाउंड भी सेम ही बनता था। मान लो CO2 लेते थे तो CO2 की एलिमेंट की रेशियो सेम थी, बट कंपाउंड भी हम क्या लेते थे CO2। यहाँ पे जरूरी नहीं कि भाई कंपाउंड सेम ही बनेगा, मान लो डिफरेंट मेथड से जब बनाएंगे एलिमेंट की रेशियो चाहे सेम हो, जरूरी नहीं उनका कंपाउंड क्या बनेगा, सेम बनेगा। कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। तो देखो ध्यान से, ये कंपाउंड जो होता है वो एक्चुअल में ईथर ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, क्या होती है वो पढ़ोगे बाद में आप। ये क्या है सर, अल्कोहलिक ग्रुप का मेंबर है जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। ठीक है, तो बट एलिमेंट की रेशियो देखो दोनों में सेम है, बट कंपाउंड क्या बन गए, डिफरेंट डिफरेंट बन गए। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन का अगला पॉइंट था। मान लो अगला क्या था,
लिमिटेशन थे, ठीक है। तो उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लॉ ऑफ क्या है आपका, मल्टीपल क्या है, प्रपोर्शन। चलो अगली डेफिनेशन लिखो, कितना, कौन सा लॉ है सर, थर्ड, हाँ थर्ड है ना, नहीं फोर्थ है सर। लॉ ऑफ क्या आ गया आपका, मल्टीपल क्या आ गया, प्रपोर्शन आ गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या है सर, इसके बारे में बात करते हैं, लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आपका अगला लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है, चलो पढ़ते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, मान लो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट कंपाउंड, मान लो दो एटम, एलिमेंट मतलब एटम, दो एटम कंबाइन करते हैं, वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। उनके मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो एक से क्या बनते हैं, ज्यादा बनते हैं। देन वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ क्या होगा, देन मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मतलब जो मान लो एक एलिमेंट कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट से, है ना, उसके जो मान लो मास होंगे, उसकी जो रेशियो होगी, है ना, वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर इज ऑलवेज सिंपल होल नंबर क्या होगी, रेशियो होगी। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर क्या होगी, रेशियो होगी। क्या मतलब सर, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको ये स्टेटमेंट क्या आएगी, समझ आएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो दो, क्या किसकी बात कर रहा है, दो एलिमेंट के, मान लो मैं किसकी किसकी बात करता हूं, कार्बन और ऑक्सीजन की क्या करता हूं, बात करता हूं, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन हो गया, तो सर मुझे पता है कि भाई कार्बन मान लो क्या है, से, मान लो ऑक्सीजन क्या है आपका, O हो गया। इन दोनों के दो कंपाउंड बनते हैं, मुझे पता है सर कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बनता है, एक CO2 बनता है, एक क्या बनता है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ध्यान से देखो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो लिखे एलिमेंट की, तो कितने, 12 रेशियो कितना होगा आपका, मान लो 12 दूना 32, 16 दूना 32 हो गया। इसकी लिखें तो 12 रेशियो कितना हो गया आपका, 16 हो गया। ध्यान से देखो कि भाई, है ना, ये इसकी रेशियो है, ये इसकी रेशियो है, तो ध्यान से देखो कि भाई कार्बन का मास इन दोनों में क्या है, फिक्स है। तो जो कार्बन का मास फिक्स है, उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट कौन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, उन दोनों की जो रेशो, मान लो जिस मास से, मान लो फिक्स्ड मास से वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, वो सिंपल होल नंबर क्या होती है, रेशो होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने मास से कंबाइन कर रहा है, 32, यहां से कितने मास पे कंबाइन कर रहा है, 16। तो इन दोनों की जो रेशो होगी, जिससे वो सेकंड एलिमेंट जिसका मास फिक्स है उसे कंबाइन कर रहा है, इन दोनों की रेशो जो होगी वो सिंपल होल नंबर क्या होगी, रेशो होगी, ठीक है। तो सिंपल देखो ध्यान से, 1 रेशो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो यही आपकी क्या है, स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, अब आपको समझ आएगा। जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं फॉर्म में मोर देन 2 कंपाउंड, है ना, तो मान लो दो एलिमेंट कौन हो गए, ऑक्सीजन और कार्बन, उन्होंने एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, फिर उसके बाद वो क्या कहता है, देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मान लो कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीजन, मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर। तो जो मान लो ये दो मासेस है, मान लो किसके साथ, फिक्स्ड मास ऑफ सेकंड एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं, किसके मासेस, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का जो मासेस है, जो फिक्स्ड मास ऑफ मान लो क्या है, सेकंड एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है। तो देखो ध्यान से, इन दोनों का मास क्या है, फिक्स्ड। इसके साथ कौन किसके मासेस कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन दो डिफरेंट वे में कंबाइन कर रहा है, एक डिफरेंट मास में। तो ध्यान से पढ़ो कि भाई द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ क्या होगा, अदर होगा, मतलब दूसरे के साथ जिस मासेस से वह पहला एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, इज ऑलवेज सिंपल होल नंबर क्या होगी, रेशियो होगी। मतलब जेड़ा सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे
फिक्स्ड एलिमेंट से जिस मास से कंबाइन कर रहा है उन दोनों की रेशो जो होगी वो सिंपल होल नंबर रेशो होगी। तो फिक्स्ड मास ये हो गया, तो कंबाइन कौन कर रहा है ऑक्सीजन, तो डिफरेंट वे में इनकी जो रेशो होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होल नंबर क्या होगी, रेशो होगी। तो 1:2 जो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशो होती है। सिंपल का मतलब होता है कि छोटी छोटी रेशो में आना, 3:4, 1:2, 2:3, इन्हें हम सिंपल कहते हैं। अगर आप कहोगे 11 मान लो 23, ये सिंपल रेशो नहीं होते, ये कॉम्प्लेक्स क्या होती है, रेशो होती है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मान लो मल्टीपल प्रोपोर्शन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी कि भाई कैसे कैसे ये मान लो इस चीज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, फिर इसके बाद इसके 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टॉपिक को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, उसके बाद मान लो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो लिखो, मान लो फिर से हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लो कार्बन और ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्सअप किया। मान लो पहला केस नंबर 1 हो गया कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिक्स किया तो कैसे मान लो डाटा आया, वो डाटा लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो लिख लो केस 1 में इन फर्स्ट केस है ना, इन फर्स्ट केस द कार्बन present in first compound is 42.9%। ठीक है, तो इन केस 2 हो गया आपका। इन सेकेंड केस द कार्बन present in second compound is 27.3%। ठीक है, तो ये आपको 2 केस दे दिए। क्या केस दिया, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट दे दिए। मुझे पता है सर 2 एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड में उन्होंने दे दिया कि भाई इन फर्स्ट केस या फर्स्ट कंपाउंड लिख लो, केस ही लिख लो, फर्स्ट केस द कार्बन प्रेजेंट इन फर्स्ट कंपाउंड इज 42.9%। इसका मतलब जो पहला कंपाउंड बना कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर उसमें कितने परसेंट कार्बन है, मतलब इतना कार्बन है। इन सेकंड केस द कार्बन प्रेजेंट इन सेकंड कंपाउंड, जो दूसरा कंपाउंड बना उसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है सर, 27.3% हो गया। सर मुझे पता है कि भाई अगर मुझे परसेंटेज पता हो और मुझे पता है कि भाई मैं दूसरे एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो मुझे पता है सर 2 कंपाउंड बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो यहां पर भी वही बने होंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड में मान लेते हैं कि कुछ मुझे नहीं पता कि पहले में कार्बन मोनोऑक्साइड बना है या दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, पर मुझे ये पता है कि 2 कंपाउंड जो बने होंगे वो कार्बन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना होगा। ठीक है, तो मुझे पता है सर कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होंगे, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अगर दोनों प्रेजेंट है तो फिर कर लेते हैं। मान लो कैसे, इसमें भी दोनों इसमें भी दो। तो पहले केस में सर मुझे कार्बन कितना दिया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी परसेंटेज में गिवन हो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं। तो मुझे पता है कार्बन कितने ग्राम प्रेजेंट है, इतने ग्राम। तो ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा, मुझे पता है सर टोटल 100 ग्राम है, उसमें से इतना कार्बन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन कितने ग्राम बच गया, कितने ग्राम बचा, 57 पूरा नहीं, 57 पॉइंट कितना हो गया, 1 हो गया ना, 57.1 ग्राम ही बचा है ना। 100 ग्राम पूरा टोटल कंपाउंड होगा, टोटल कंपाउंड का मास 100 ग्राम, कार्बन उसमें इतना, तो ऑक्सीजन कितना होगा सर, इतना होगा। ठीक है, तो उसके बाद केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या किया, फिर से उसने दे दिया कि भाई कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है उस मान लो कंपाउंड में, सर 27.3 ग्राम प्रेजेंट है, परसेंटेज का मुझे मतलब मुझे पता चल गया है। उसके बाद ऑक्सीजन सर कितना प्रेजेंट होगा, मान लो 100 से माइनस कर लेते हैं, 100 से माइनस करेंगे तो 73, तो 73 मतलब 72 पॉइंट कितना हो गया, 7 हो गया। सर ठीक है, सही है। इसका मतलब ये आपको क्या आ गया, डाटा गिवन हो गया दोनों केसेस में कि भाई पहले केस में क्या है, मतलब कैसे कैसे कंपाउंड में ऑक्सीजन कार्बन प्रेजेंट है, दूसरे केस में कैसे कैसे कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो करना है कि ये डाटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मान लो फॉलो करता है या नहीं करता, यहाँ पे लिख लो, है ना, कि डाटा
फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट। ठीक है, तो मुझे पता है सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब भी इसमें एक एलिमेंट का मास हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर देखें कि भाई किसी एलिमेंट का मास फिक्स है, इसमें नहीं है सर, इसमें ऑक्सीजन का मास अलग है, इसमें ऑक्सीजन का मास अलग है, इसमें कार्बन का मास अलग है, इसमें अलग है। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है। तो पहले तो एक एलिमेंट का मास क्या करना पड़ेगा, फिक्स, उसके बाद उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरा एलिमेंट जो उससे कंबाइन कर रहा है उसके मास की क्या निकालनी पड़ेगी, रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो करते हैं, मान लो ए को फिक्स करना है सर, यूनिटरी मेथड हमने पढ़ा है तो वो लगाते हैं ना। तो मान लो मैं ऑक्सीजन का मास क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहा हूं, कार्बन का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एलिमेंट के मास को क्या करना है, फिक्स। फिक्स मतलब बराबर करना है। दोनों केसेस में एक एलिमेंट का मास क्या करना है, बराबर। अगर एक एलिमेंट का मास बराबर हो गया तो मुझे पता है सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एक एलिमेंट का मास फिक्स हो तो दूसरा एलिमेंट जो दोनों फिक्स मास से अटैच कर रहा है उनकी जो रेशियो होती है वो सिंपल होल नंबर क्या होती है, रेशियो होती है। तो लिख लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं। मान लो ऑक्सीजन की टर्म में यूनिटरी मेथड है ना, चलो मैं पहले मिटा देता हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा फिर आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ठीक है, ये डाटा तो आपने लिख लिया होगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखो ध्यान से। मान लो यहाँ पे यूनिटरी मेथड, द ऑक्सीजन नहीं, मान लो 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन से मान लो कंबाइन कर रही है, 57.1 ऑक्सीजन इतने ग्राम कार्बन से कंबाइन कर रही है, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है ना, 1 ग्राम निकाल लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद क्या होगा, कार्बन। मान लो कार्बन से कितने, मान लो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने कार्बन से कंबाइन करेगी सर, मुझे पता है कि भाई 57.5 ग्राम इतने मास से कंबाइन कर रही है, एक। मान लो एक की वैल्यू इससे छोटी है, तो जब भी ये वैल्यू इससे छोटी हो, यूनिटरी मेथड मैंने पहले भी आपको समझाया है, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ वाली वैल्यू को अगर इधर वैल्यू छोटी आनी हो, है ना, इसका आंसर छोटा आना हो, इधर वाली वैल्यू को इधर डिवाइड करते हैं। अगर इसका आंसर क्या आना हो, बड़ा, तो इधर वाली वैल्यू को इधर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे पता है सर 1 ग्राम में कम ही कार्बन प्रेजेंट होगा, ये 57 में इतना कार्बन प्रेजेंट है तो 1 ग्राम में क्या होगा, कम ही प्रेजेंट होगा। अगर कम प्रेजेंट हो तो इधर वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो मुझे पता है सर ये हो गया, डिवाइड बाय 57.1 हो गया, तो इसे अप्रोक्सीमेट करो। मैंने अभी आपको बताया, पहले डेसिमल हटा लो, जैसे हम लोग 42, चलो 42 नहीं, इसको सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। मुझे पता है सर ये इसको लिखना हो तो ये बड़ा है तो इसका मतलब 43 आ जाएगा, इसे लिखना हो तो लगभग कितना आ जाएगा, 57 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसे डिवाइड करते हैं। मुझे पता है सर 0 पॉइंट तो लगेगा, 430 आ गया। 57 का टेबल 430 तक पढ़ना है, तो 60 का टेबल 430 तक कहां से आता है, 7 पर, है ना, सतुशीक बता ले। इसका मतलब 57 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 49, तो 4 मान लो कितना हो गया, 35 और 39 हो गया। मान लो कितना आ गया सर, मान लो 7 पे आया, पहले तो 7 पे आया, 7 पे आया तो 399 कितने चाहिए थे, 430 चाहिए थे, इसका मतलब 31 बचा और 310 हो गया। तो अब फिर से 57 का टेबल यहां तक, तो मुझे पता है 60 5 पर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 5 पर ही आएगा ना, तो करके देख सकते हो। 57 5 जा 35 हो गया, 3 मान लो हासिल हुए, तो हासिल 3 दिए तो कितना, 25 और 3 28, तो इसका मतलब लगभग कितना आ गया, 0.75 आ गया। ठीक है, तो मुझे पता है सर 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन कंबाइन हुआ होगा, 0.7 ग्राम कार्बन क्या हुआ होगा, कंबाइन होगा। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया। तो ये पहला डाटा था, अब दूसरा डाटा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं मान लो इसे इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर लिखें, तो मुझे पता है सर ये डाटा तो खत्म हो गया, तो ये इसका मतलब खत्म। अब दूसरे की बात करते हैं, मान लो इधर लिखते हैं ऐसे ही, यहाँ पे एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं, किसको, ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन को इधर रखना है, इधर दूसरा कार्बन रखना है, और 1 ग्राम ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी है कि कितने कार्बन से वो क्या की होगी, कंबाइन की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितनी ऑक्सीजन कंबाइन की, 72.7 ग्राम ऑक्सीजन, है ना, कंबाइन विद कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन से एक ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है सर, मुझे पता है 27.3 ग्राम, और 1 ग्राम ऑक्सीजन सर कितने कार्बन से कंबाइन करेगी, मुझे पता है सर 1 ग्राम जो ऑक्सीजन होगी
वो कम ही कार्बन से कंबाइन करेगी। अगर कम से कंबाइन करे तो इसे हम क्या कर देते हैं सर, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी हो तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड होती है। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो शायद, है ना। तो ये हो गया, तो इसको डिवाइड करो सर, यहाँ पे कितना आ गया 273 अपॉन कितना आ गया, मतलब ये आ गया। तो अप्रोक्सीमेट कर लो सर, 2 डिजिट तक ले जाते हैं, 2 डिजिट तक ले, यहाँ 27 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 72 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट तो लगेगा ही, सबसे पहले पॉइंट आ गया ना, यहाँ पे कितना हो गया 270 को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 70 सोचो पहले दिमाग में, इसे 70 अज्यूम कर लो। तो अगर 70 अज्यूम करें तो मुझे पता है 70 मान लो कितना 280 आता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, तो 280 तो इससे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 3 पे जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करोगे, है ना, तो इसका टेबल 3 से इसे मान लो 3 तक इसका टेबल पढ़ोगे तो कितना आएगा सर, 3 से आएगा ये 6 और कितना आएगा 7 या 21 216 आएगा। तो मुझे कितना चाहिए था, 270 चाहिए था। 216 और 270 कितना डिफरेंस हुआ सर, मतलब 4 20 हो गया, 20 और 50 मतलब 54 का डिफरेंस हो गया ना। 1540 आपका क्या आया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया ना। 3 पर इतना आया तो ये बच गया। तो अब 72 का टेबल यहां तक पढ़ना है। तो मुझे पता है सर अगर मैं 8 से करूंगा तो 8 2 7 है ना, 56 हो जाएगा। तो लगभग कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा ना। 72 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी 14, तो 1 हासिल हो गया। 7 7 जा कितना हो गया, मतलब 49 और 50, इसका मतलब 504 हो गया। इसका मतलब लगभग यहाँ पे गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मतलब ये हो गया, बस 2 डिजिट तक हमें सॉल्व करना है। तो मुझे पता चल गया सर 1 ग्राम ऑक्सीजन किससे कंबाइन करेगी, इतने कार्बन से क्या करेगी, कंबाइन। तो जो यहाँ पे था, तो मान लो 1 ग्राम ऑक्सीजन किससे कंबाइन करेगी, इतने कार्बन से क्या करेगी, कंबाइन। तो ध्यान से देखो, मान लो 1 ग्राम ऑक्सीजन होगी दोनों साइड पे, इधर और इधर ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो गई, सेम। तो इसका मतलब मुझे पता है सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, एक एलिमेंट का मास क्या रखना है, फिक्स। उसके बाद दूसरे एलिमेंट जितने मास से उस एलिमेंट से कंबाइन करते हैं उनकी जो रेशो होगी वो क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, रेशो होती है। तो मुझे पता है सर एक एलिमेंट तो फिक्स हो गया, 1 ग्राम ऑक्सीजन का मास, 1 ग्राम ऑक्सीजन का मास, 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन कंबाइन कर रहा है सर, इतने ग्राम कार्बन कंबाइन कर रहा है। 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम कार्बन कंबाइन कर रहा है, इतने ग्राम कार्बन कंबाइन कर रहा है। तो एक एलिमेंट तो फिक्स हो गया, दूसरा एलिमेंट जिस मास से इसके साथ कंबाइन करता है उनकी जो रेशो होती है वो सिंपल होल नंबर क्या होती है, रेशो होती है। तो रेशो निकाल दो, रेशो ऑफ क्या हो गया आपका, कार्बन, है ना, कार्बन इन 2 क्या हो गया, कंपाउंड। मतलब 2 कंपाउंड में कार्बन की रेशो कितनी होगी सर, 0.75, है ना, इतनी आई थी। हाँ, रेशो कितना हो गया 0.37, मान लो ये हो गया। तो आप बोलोगे सर मान लो 37 है, मतलब पॉइंट तो हट ही गया ना, दोनों का पॉइंट बराबर है तो पॉइंट तो छोड़ सकते हैं। मतलब मुझे पता है सर 37 और 75, 37 दूना कितना होता है, 74 होता है। तो सर ये तो पॉइंट में आया। मैंने आपको कहा कि मैंने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन। एक्चुअल में ये लगभग कितना आना था, इतना आना था, ये 750 आना था लगभग। जगह अगर डिवाइड करते तो ये कितना आना था, इतना। तो आप इसको काटोगे तो सर 2 से कट रहा है, 2 रेशो क्या हो गया 1, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या हो गया, फॉलो हो गया। यही तो कहता है कि भाई जब भी 2 एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं, मान लो उनकी जो रेशो आती है ना, एक एलिमेंट की जो मान लो मासेस की रेशो आती है जो दूसरे से कंबाइन कर रहा है, वो सिंपल होल नंबर क्या होती है, रेशो होती है। ठीक है, तो ये आपका मेथड था। ऐसे आप मतलब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। याद रखना है कि भाई एक एलिमेंट को फिक्स करो, वो जरूरी नहीं है कि भाई इसमें मैंने ऑक्सीजन को किया, मतलब जिसका मास सेम किया, आप कार्बन को भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को किया है, तो ऑक्सीजन का करने के बाद मुझे पता सर आंसर लगभग क्या आया, 2:1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन की थी, इसीलिए थोड़ा सा फर्क पड़ा। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं करते तो मान लो आपको पता है कि लगभग बराबर आ गया, तो वो कटेगा ही कटेगा, उसके अप्रोक्सीमेट उसे काट दो, 2 से कटा और 2 रेशो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल क्या था, प्रोपोर्शन था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसी के साथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो उतार लिया होगा आपने, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला थोड़ा आसान करते हैं। ये मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन करवा दिया, आप इससे बाकी क्वेश्चन की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो उसके बाद मान लो आपको कंपाउंड दे दे, है ना, आपको दे दे, ये आपका शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं। एक मान लो पहले आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रस ऑक्साइड बना,
मान लो एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, एक N2O3 बना, एक N2O4 बना, एक N2O5 बना, ठीक है। तो मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए, आपके ये डिफरेंट डिफरेंट क्या बने, एलिमेंट बने जब कंबाइन करते हैं ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं उनके ये वाले डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, तो मुझे पता है सर इसमें नाइट्रोजन का मास कितना, नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन का मास कितना 14, इसमें कितना है सर 28 है, इसमें कितना है 14 है, इसमें कितना है 28, इसमें भी कितना है 28, इसमें भी कितना है 28 है ना, पता है ना। एक नाइट्रोजन का मास 14, यहाँ पे 2 थे 28 हो गया, यहाँ पे एक था 14 हो गया, 2 थे 28, 2 थे 28, 2 थे 28 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पता चल गया सर ये मास तो मुझे पता चल गया। उसके बाद ऑक्सीजन, सर इसमें भी एक ऑक्सीजन कितना हो गया 16, यहाँ पर भी कितना हो गया 16, यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 कितना हो गया 16 3 48 होता है ना, 48 हो गया, 64 हो गया, तो यहाँ पर 80 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका क्या आ गया, मतलब इन कंपाउंड में एलिमेंट की क्या आ गई, वैल्यू आ गई कि भाई कितनी कितनी वैल्यू में एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो मुझे पता है सर इसमें क्या शो करना है कि भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं ना, जो रेशियो बन रही है उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मुझे पता है सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, एक एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं, मतलब फिक्स मतलब बराबर करते हैं, एक एलिमेंट का मास हमेशा बराबर होता है, उसके साथ बाकी एलिमेंट जिस मास से कंबाइन कर रहे हैं उनकी क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो एक को फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर लो या इसको फिक्स कर लो, वो आपकी मर्जी है। मैं चलो नाइट्रोजन को क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं, ठीक है। तो नाइट्रोजन को फिक्स करें सर, मुझे पता है सर इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो मुझे पता है इन दोनों की रेशियो है ना, इसका मास और इसका मास किस रेशियो में है, 14:16 में है। अगर इससे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इससे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 28 हो गया है ना, चलो 28 ही बना लेते हैं। ये 28 हो गया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 28 हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, रेशियो में है, ठीक है। तो ये सभी 28 बन गए, ये भी सर 28 हो गया ना, इसका आंसर कितना आ गया 28, इसका भी आंसर कितना आ गया 28, ये भी 28, ये भी, ये सभी का मास क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास निकाल लेते हैं, 32 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 64 हो गया, 48 हो गया, मान लो 64 हो गया, फिर इस यहाँ पे 80 हो गया। तो मुझे पता है सर एक एलिमेंट का मास क्या होता है, मान लो सेम होता है, तो उसके साथ दूसरा एलिमेंट जितनी भी मास से क्या करता है, कंबाइन करता है, उनकी जो रेशो होती है वो क्या होती है, हमेशा सिंपल होल नंबर क्या होती है, रेशो। तो इनकी रेशो कर दो, इसका मतलब 32 रेशो 16 रेशो 64 रेशो 48 रेशो 64 रेशो कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। तो इनको काट लो, देखो 16 2 से गया, 1 से गया है ना, 4 से गया, 3 से गया, 4 से गया और 5 से गया, तो देखो कितनी रेशो बन रही है, सिंपल रेशो बन रही है ना। तो इसका मतलब जो मान लो एक मास फिक्स था, उसके साथ जितने मास से दूसरा एलिमेंट क्या किया कंबाइन, उनकी जो रेशियोज होती हैं वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये अगले क्वेश्चन का आंसर था, ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल क्या था, प्रोपोर्शन था, ठीक है। तो ये मान लो उतार लो, वीडियो को पॉज करो और इसे उतार लो। चलो आपने उतार ही लिया होगा है ना, तो चलो यहाँ पर वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अगला लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लोसाग लॉ और लॉ एवोगाड्रो लॉ जो है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।